हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साल 2023 में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी को जिसका नाम है सिंक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साउथ इंडियन मूवीज की स्टोरी काफी यूनिक होती है, तो इस मूवी की स्टोरी भी नॉर्मल हॉरर मूवीज से काफी हटकर होने वाली है और इसके एंड में एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट भी होने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक पूरी देखना। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम नेत्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। असल में नेत्रा अपने बॉयफ्रेंड गौतम का इंतजार कर रही थी जो कि आकर नेत्रा की कार में बैठ जाता है। गौतम एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है जो कि यहाँ पर किसी प्रोड्यूसर से मिलकर आया था, लेकिन प्रोड्यूसर ने उसकी फिल्म प्रोड्यूस करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसका मूड काफी खराब हो गया था। अब उसका मूड ठीक करने के लिए नेत्रा अपने फ्रेंड सीबी को कॉल करती है और पोंडिचेरी के लिए 1 डे ट्रिप प्लान करती है और वो सीबी को अपनी दोस्त मधु को भी कॉल करने के लिए बोलती है। फिर नेत्रा, गौतम, सीबी और मधु ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और रात को वापस लौटते वक्त उनकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक लड़की को ठोक देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ से आगे के सारे सीन हम वीडियो कॉल और रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में देखते हैं। अब आगे हमको दिखाया जाता है कि नेत्रा सिंक नाम के किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मधु, सीबी और गौतम को एक मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर हमें नेत्रा थोड़ी सी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। तभी उसे बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर जाती है और विंडो से बाहर देखने लगती है, पर पुलिस की गाड़ी आगे चली जाती है। असल में वो उस एक्सीडेंट की वजह से घबराई हुई थी। खैर तभी मधु मीटिंग में ज्वाइन होती है और सीबी भी मीटिंग में ज्वाइन कर लेता है, लेकिन गौतम ने अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया था, जिसकी वजह से सीबी नेत्रा को उसे कॉल करने के लिए कहता है और नेत्रा कहती है कि वो पहले ही उसका कॉल ट्राई कर चुकी है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। सीबी उसे फिर से कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन गौतम अभी भी फोन नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से सीबी गुस्सा होने लगता है। नेत्रा उसे शांत रहने के लिए कहती है और मधु से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, क्योंकि एक्सीडेंट में मधु के हाथ पर थोड़ी चोट लग गई थी और मधु उसे बताती है कि वो अब ठीक है। इसके बाद गौतम भी मीटिंग को ज्वाइन कर लेता है और नेत्रा फोन न उठाने की वजह से उस पर गुस्सा करने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेत्रा को अस्थमा है। गौतम उसे शांत करते हुए कहता है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। तभी गौतम के पास मुगिलन नाम के एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो कि गौतम का करीबी दोस्त भी था। वो कहता है कि वो लड़की जिसका इनकी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था वो अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। और वो आगे बताता है कि पुलिस इस केस को बंद कर रही है क्योंकि उन्हें उस कार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और अब ये सब लोग सेफ हैं। असल में गौतम ने मुगिलन को ये केस क्लोज करने के लिए रिश्वत दी थी। खैर तभी गौतम को बाहर से उसकी बहन श्रुति आवाज लगाती है और वो बाहर चला जाता है। उसके रूम से बाहर जाते ही उसका फोन बार बार रिंग होने लगता है, जिसकी वजह से सीबी काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था और नेत्रा मजाक में उससे कहती है कि तुम इसलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना क्योंकि मधु ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि सीबी मधु को पसंद करता है। खैर इसके बाद वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी मधु के कमरे में उसकी माँ आ जाती है और वो सबसे बातें करने लगती है। मधु उससे पूछती है कि वो तो ट्रिप के लिए निकलने वाले थे और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे डैड की वजह से हमारी ट्रेन मिस हो गई और अब हम ट्रिप के लिए कल सुबह निकलेंगे। मधु उन्हें उनके रूम में जाकर आराम करने के लिए कहती है और वो चली जाती हैं। इसके बाद गौतम फिर से अपने रूम में आ जाता है और सीबी उसे बताता है कि उसका फोन काफी देर से लगातार रिंग हो रहा था और जब गौतम देखता है तो उसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। गौतम फोन को चार्जिंग पर लगा देता है और सीबी उसे इमरजेंसी के लिए दूसरा फोन रखने के लिए कहता है और फिर गौतम के मजे लेने के लिए वो उसे अपना पुराना बंद पड़ा फोन दिखाने लगता है और फिर वो मधु को इम्प्रेस करने के लिए शायरी झाड़ने लगता है। तभी गौतम की बहन श्रुति भी रूम में आ जाती है और उन सबके हालचाल पूछने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेत्रा की मोम एक एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पर है और उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। फिर श्रुति गौतम को जागते रहने के लिए कहती है क्योंकि उसके ब्रदर इन लॉ की फ्लाइट कुछ ही देर में लैंड होने वाली थी और उन्हें गौतम से एक्सीडेंट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। खैर तब तक गौतम का मोबाइल चार्ज हो चुका था और जब वो देखता है तो उसे मुगिलन सर की ही कॉल आ रही थी और जब वो उन्हें कॉल बैक करता है तो वो उसका कॉल नहीं उठाते। तभी गौतम के घर की डोरबेल बजती है और वो देखने बाहर चला जाता है और गौतम वापस आकर उन्हें बताता है कि उसके ब्रदर इन लॉ अपनी किसी फीमेल कुलीग के साथ आए थे, जिसकी वजह से वो गौतम से एक्सीडेंट के बारे में बात नहीं कर पाए, लेकिन वो काफी गुस्से में लग रहे थे। तभी श्रुति फिर से रूम में आती है और खाने के लिए पूछती है, लेकिन गौतम उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और उन दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है।
दूसरी तरफ मधु को गर्मी में भी सर्दी लग रही थी। तभी गौतम के घर की डोरबेल बजती है और श्रुति खाना रिसीव करने जाती है और वो लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि खाने की डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है। तभी गौतम को बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती है और गौतम चेक करने बाहर चला जाता है। तभी वो भागता हुआ रूम में वापस आता है और वो उन्हें बताता है कि उसकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ तो घर पर है ही नहीं और घर का मेन डोर भी खुला हुआ था और श्रुति गौतम का फोन भी नहीं उठा रही थी, जिसकी वजह से गौतम को उनकी चिंता हो रही थी। सीबी उसे शांत करने के लिए कहता है कि वो दोनों टहलने के लिए शायद बाहर गए होंगे। तभी नेत्रा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसको पीछे से हाथ लगाया है और इसी वक्त मधु को भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तो घर पर है ही नहीं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि उनकी फैमिली मेंबर शुरू से उनके साथ थे ही नहीं। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मधु अपनी माँ को कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो आज दोपहर को ही बेंगलोर पहुंच गए थे, मतलब उनकी कोई ट्रेन मिस नहीं हुई थी। और जो लेडी कुछ देर पहले मधु के पास आई थी वो उसकी माँ नहीं बल्कि कोई और ही थी। अब इस वजह से मधु काफी डर जाती है और उसे पिक करने के लिए सीबी उसके घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो मधु को पसंद करता था और वो उसे बचाना चाहता था। अब सीबी मधु के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो मधु के कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो खुद को फिर से अपने ही रूम में पाता है, जिसका मतलब किसी के द्वारा यहाँ पर स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। नेत्रा को फिर से कोई टच करता है और गौतम को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे उसकी मोम को उठाने के लिए कहता है। अब नेत्रा अपनी माँ को जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जाग नहीं रही थी, इसलिए नेत्रा उसकी हार्ट बीट चेक करती है और तभी उसकी माँ की आंखें अजीब तरह से खुल जाती हैं। और नेत्रा जब एम्बुलेंस को कॉल करती है तो उसका कॉल बार बार घूमकर गौतम को ही लग रहा था, जिसकी वजह से नेत्रा और भी ज्यादा डर जाती है। इधर सीबी और मधु इस सब के लिए गौतम को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ था तभी से उनके साथ ये सब हो रहा है। खैर, अब नेत्रा फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लेती है और उन्हें दिखाती है कि उसकी माँ अपने पैरों पर चल रही है, जबकि एक्सीडेंट की वजह से इस वक्त वो पूरी तरह से व्हीलचेयर पर डिपेंड थी और चलना तो दूर वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकती थी। इसका मतलब नेत्रा की माँ पोजेस्ड हो चुकी है। और तभी नेत्रा की माँ उसे घूरने लगती है और नेत्रा भागकर अपने रूम में आ जाती है। तभी श्रुति भी गौतम का कॉल उठा लेती है और उसे बताती है कि वो तो अपने कमरे में ही है। और जब गौतम उसके कमरे में जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन श्रुति फोन पर अभी भी ऐसे ही बिहेव कर रही थी कि वो कमरे में ही है। और वो गौतम को डांटते हुए दरवाजा बंद करने के लिए कहती है और डर की वजह से गौतम फिर से अपने कमरे में आ जाता है। अब यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन लोगों के साथ हो क्या रहा है, और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सब एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। इसलिए गौतम उस लड़की का हाल चाल जानने के लिए फिर से मुगिलन सर को कॉल करता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मुगिलन की तो एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसने भी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। और मुगिलन ने मरने से पहले इस केस से रिलेटेड एक फाइल गौतम को मेल भी किया था। और तभी गौतम के फोन से डेमोनिक आवाजें आने लगती हैं और वो डरकर फोन काट देता है। इसके बाद गौतम अपना ईमेल चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि मरने वाली लड़की का नाम चारू था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके ब्रदर इन लॉ की वही कुलीग थी जो कि उसके घर पर आई थी, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो चारों इस एक्सीडेंट के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। और गुस्से में गौतम चारू को, सीबी, मधु और नेत्रा को होंट करने के लिए कहता है, क्योंकि इस ट्रिप का आइडिया उन तीनों का ही था। और तभी वो लोग ये देखते हैं कि मधु की माँ मधु के पीछे आकर बैठ जाती है और जब मधु पीछे देखती है तो वहां पर कोई नहीं था और हम देखते हैं कि मधु अब धीरे धीरे पोजेस्ड होने लगी है। तभी गौतम को अपने घर में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और पोजेस्ड हो चुकी मधु डेमोनिक आवाज में उसे कहती है कि उसकी सिस्टर उसे बुला रही है। और जब गौतम बाहर जाता है तो अपनी बहन को एक बच्चे को पकड़े हुए देखता है और पास जाने पर वो देखता है कि वो बच्चा नहीं बल्कि एक गुड़िया थी। अब श्रुति अपने रूम में चली जाती है और गौतम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो देखता है कि श्रुति अपने रूम में जाते ही फिर से गायब हो जाती है। फिर मधु सीबी को कहती है कि वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली थी और यहाँ तक कि वो उसके लास्ट बर्थडे पे उसे प्रपोज भी करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसने सीबी को उसी की एक फ्रेंड के साथ देख लिया था। और इतना कहकर मधु खुद को खत्म कर लेती है। अब सीबी के पुराने बंद पड़े फोन पर मधु के लैंडलाइन से कॉल आता है और मधु उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है, लेकिन मधु ने तो अभी अभी उनके सामने ही सुसाइड की है, मतलब ये चारू की एक चाल थी। और सीबी इसे समझ नहीं पाता और गिल्ट की वजह से उससे मिलने चला जाता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब नेत्रा और गौतम ही जिंदा बचे थे और यहाँ पर गौतम नेत्रा को अपने प्यार का इजहार करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इसके बाद उसे ऐसा करने का मौका ना मिले। और उसे बिल्कुल सही लग रहा था,
क्योंकि तभी नेत्रा के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं, जैसे प्रोजेक्टर का अपने आप चलना और दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होना। इसके बाद नेत्रा के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और चारू की आत्मा नेत्रा को मारने के लिए उसके पास जाने लगती है। पर तभी नेत्रा को बचाने के लिए गौतम चारू को अपने पास बुलाने लगता है ताकि नेत्रा को भागने के लिए थोड़ा समय मिल सके, और तभी चारू गौतम के पास आ जाती है और उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ नेत्रा भागते हुए अपनी कार तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके वहां से निकलने से पहले ही चारू की आत्मा उसे भी मार देती है। और इस पॉइंट पर हम सबको ऐसा लगता है कि ये मूवी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट। असल में हमने अब तक जो कुछ भी इस मूवी में देखा था वो हकीकत नहीं थी, बल्कि एक शॉर्ट फिल्म थी, और इस फिल्म को गौतम और उसके दोस्तों ने ही पूरा प्लान करके बनाया था। अब गौतम एक इंटरव्यू में बताता है कि जब वो लोग असल जिंदगी में उस दिन पुंडुचेरी से लौट रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में एक एक्सीडेंट को देखा था और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। और जिस लड़की का असल में एक्सीडेंट हुआ था उसका नाम भी चारू था, और उन्होंने चारू का नाम इसलिए इस्तेमाल किया ताकि उनकी वीडियो को रीच मिले। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से असल लाइफ में भी चारू की मौत हो चुकी है। इसके बाद गौतम इंस्टाग्राम पर लाइव आता है और अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट होने लगता है, लेकिन शॉकिंगली तभी उसे अपने दोस्तों के कमेंट दिखाई देते हैं जो कि उसे भागने के लिए कह रहे थे और दरवाजा खोलने से मना कर रहे थे। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे के बाहर उसे एक डिलीवरी बॉय मिलता है जो कि उसे कहता है कि चारू नाम की किसी लड़की ने ये ऑर्डर इसी लोकेशन से प्लेस किया था। और फिर वो डिलीवरी बॉय गौतम से कहता है कि उसने अपनी वीडियो में चारू का नाम लेकर गलती कर दी, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता चला है कि चारू का एक्सीडेंट किसने किया है, और अब सभी गौतम और उसके दोस्तों को ही ब्लेम करेंगे। और चारू की आत्मा भी यही समझेगी कि आप लोगों ने ही उसका खून किया है और वो आपसे बदला लेने जरूर आएगी। लेकिन गौतम उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी उसके दोस्तों का कोई प्रैंक होगा। लेकिन शॉकिंगली तभी उसे अपने घर के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाजें आने लगती हैं और उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं। और अपने रूम के अंदर जाते ही गौतम को चारू दिखाई देती है, यानी कि अब तक वो जो कुछ वीडियो में दिखा रहे थे अब उनके साथ वो सब रियल में होना शुरू हो चुका है, और उसके दोस्तों के साथ भी ये सब हो रहा होगा, जिसके चलते वो उसे कमेंट में बताने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से जब इन लोगों ने चारू के एक्सीडेंट को देखा था तब तो इनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल किया तो वो इनके पीछे पड़ गई, क्योंकि उसकी आत्मा को यही लग रहा होगा कि उसका खून इन लोगों ने किया है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सिंक मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि इसके बाद आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।